आज के इस वीडियो में हम बाइनरी अर्थमेटिक और लॉजिक गेट के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस वजह से ये हमारी टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आस्की क्या है? आस्की ASCII ये क्या है? आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका जो पूरा नाम है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? ये एक टाइप के कंप्यूटर कोड्स हैं जो कि नंबर्स को, कैरेक्टर्स को बाइनरी संख्याओं में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित कंप्यूटर कोड सिस्टम यही हैं वर्तमान समय में। अब जो ये आस्की कोड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं 7 बिट आस्की, एक 7 बिट आस्की होते हैं और एक होते हैं 8 बिट आस्की। इसमें भी अब ये जो 7 बिट आस्की हैं ये 2 की पावर 7 कैरेक्टर्स को एनकोड कर सकते हैं। 2 की पावर 7 कैरेक्टर्स को एनकोड करने का मतलब है कि ये इतने कैरेक्टर्स को बाइनरी संख्याओं में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो 8 बिट आस्की कोड हैं ये 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स को एनकोड कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स को ये बाइनरी संख्याओं में एनकोड या बदल सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक टॉपिक है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या टॉपिक है? कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये आना चाहिए। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है हमें, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई डेसिमल नंबर है, मान लेते हैं 22। इसके नीचे अगर हमने ये बेस लगा दिया 10 डेसिमल का बेस होता है, तो हम इस बेस को देखकर ही बता देंगे कि ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। इसको हमें बदलना है बाइनरी में। बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 बेस लगा दिया और यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे जब हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 22 में 2 से डिवाइड करेंगे, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जितने भी क्वोशंट आएंगे वो क्वोशंट यहाँ पर लिखेंगे और रिमाइंडर जो आएंगे, जो शेषफल आएंगे, उनको यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी अगर 2 का टेबल अगर हम 11 बार पढ़ते हैं तो 22 आता है। 2 11 ज़ा 22 और 22 आता है, इसका मतलब पूरा जो भाग है वो पूरा चला जाता है, तो कोई शेषफल नहीं बचता है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। अब 2 का टेबल हम पढ़ते हैं कब तक? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 है। 12 तो बड़ा होता है, तो हम 5 बार टेबल पढ़ेंगे 2 का। 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा होता है 10, 2 5 ज़ा होता है 10। अब यहाँ नंबर तो लिखा है 11 और हम कह रहे हैं 2 5 ज़ा 10, तो इसका मतलब है कि एक बच रहा है, एक जो है वो बच रहा है, रिमाइंडर है वो, तो रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद दोबारा इस 5 में 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। दोबारा टेबल पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एक हमारा जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कोई भी नंबर नहीं बच रहा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। अब जितने भी ये नंबर आए हैं, जितने भी ये शेषफल आए हैं या रिमाइंडर आए हैं, इनको हम नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे। नीचे से लिखना शुरू करेंगे ऊपर तक, तो ये हमारे बाइनरी नंबर हो गए। तो नंबर क्या है? 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो इस तरीके से हमने 22 जो कि डेसिमल नंबर में था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन पूछा जाए, 22 ही आपसे पूछा जाए, कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो यही होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। अब हम इसके अपोजिट प्रोसेस को सीखेंगे। अभी तक हमने डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखा, अब हम सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में बदलना। तो हम मान लेते हैं कि कोई नंबर
ये है, ये बाइनरी में है। इसको हम कैसे बता सकते हैं? ये बाइनरी में यहाँ पर बेस लगा हुआ है 2। बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पर 2 बेस लगा हुआ है, इसका मतलब ये बाइनरी में है। इसको हमें परिवर्तित करना है या कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो लिख लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो इससे ये जो नंबर है ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे? यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है ये, इस 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ये 0 लिखा हुआ है, इस 0 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1 लिखा हुआ है ये, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हम सारे नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। अब एक कमी रह गई, ये जो 2 हमने लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई वाले जो 2 हैं, इनमें हमें घात और लगानी थी, वो नहीं लिखी हुई है हमने, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ से लगाते हैं, 0 से लगाना शुरू करते हैं, जितने भी 2 हैं उनमें घात लगा देते हैं। ये 2 था, इस पर 0 घात लगा दी, इसके ऊपर 1 लगा दी, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4। अगर यहाँ से देखें हम तो जो घात लगी हुई है, सारे जितने भी 2 हैं उनके ऊपर जो घात लगी हुई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, यानी घटते हुए क्रम में लगी हुई है। अगर उल्टे तरीके से देखें, यहाँ से देखना शुरू करें तो जो घात लगी हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगी है। तो इस तरीके से हम सारी घात लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 16, और 16 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 16 ही आएगा। यहाँ पर कुछ भी आए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की घात 2 है, इसका मान होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ 2 की घात 1 है जिसका मान 2 होगा, और उसमें 1 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ही आएगा। यहाँ पर 2 की पावर 0 है। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी नंबर पर अगर 0 पावर लगी हुई है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 2 पर 0 पावर लगी हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब ये जो नंबर्स मिले हैं सबको ऐड कर लेते हैं। 16 + 4 20, 20 + 2 22 + 1 23। तो ये जो नंबर था जो कि बाइनरी में था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, और नंबर कितना आ गया? 23 आ गया। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अगर ये प्रोसेस आता है तो आप किसी भी नंबर को बहुत आसानी से बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल क्या है? बूलियन अलजेब्रा में यूज होने वाले बूलियन वेरिएबल्स के सभी संभावित मानों को एक सारणी में अगर लिख दें हम, और उनके कॉम्बिनेशन से जो बने परिणाम हैं, जो रिजल्ट हैं, उनको भी अगर उस सारणी में लिख दें तो उस सारणी को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं a + b, यहाँ पर 2 बूलियन वेरिएबल हैं a और b, और इन दोनों को हमने ऐड किया है। तो इसके लिए अगर हमें कोई ट्रुथ टेबल बनानी है तो कैसे बना सकते हैं? टेबल में क्या होंगी? रो होंगी और कॉलम होंगे। टेबल में रो होंगी और कॉलम होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 इनपुट हैं a और b, तो यहाँ पर हमने इनपुट लिख दिया, और इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये आउटपुट मिल रहा है, तो हमने कितने कॉलम बनाए? 3 कॉलम बनाए। तो किसी ट्रुथ टेबल में जो कॉलम की संख्या होती है वो इनपुट किए गए वेरिएबल के अनुसार होती है। यहाँ पर अगर हमने 2 वेरिएबल इनपुट किए हैं तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए, और एक आउटपुट आएगा उनका, तो हमने एक आउटपुट के लिए भी कॉलम बना दिया। अब जो ये रो की संख्या होती है, रो की संख्या 1 2 3, यहाँ 3 बनाई है जबकि 4 की ज़रूरत पड़ेगी हमें। जो ये रो की संख्या होती है ये होती है 2 की पावर n। 2 की पावर n रो की संख्या हो सकती है किसी ट्रुथ टेबल में। अब ये n क्या है? ये n है इनपुट किए गए वेरिएबल की संख्या। यहाँ पर हमने इनपुट किए हैं 2 वेरिएबल, तो इसमें कितनी रो बननी चाहिए थी? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। ये n होता है इनपुट किए गए वेरिएबलों की संख्या, इसका मतलब हमें 4 रो बनानी चाहिए थी, तो हमने 4 यहाँ पर रो बना दी। अब जितने भी इनके संभावित मान होंगे, a का संभावित मान 1 या 0 में से कुछ होगा, b का संभावित मान 1 या 0 में से कुछ होगा, तो यहाँ पर हम उनके सारे संभावित मान लिख देंगे। क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उन चारों कॉम्बिनेशन को यहाँ पर लिख देंगे, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को यहाँ पर लिख देंगे।
तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, बूलियन वेरिएबल के सभी संभावित मानों को और उनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आया है उसको एक सारणी के रूप में दर्शा देना ट्रुथ टेबल कहलाता है, एक ट्रुथ सारणी कहलाती है। इसमें जो रो की संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, जहां पर n इनपुट किए गए वेरिएबल की संख्या है और यहाँ पर जो कॉलम की संख्या है वो इनपुट किए गए वेरिएबल के अनुसार निकाली जाती है। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियो वाकई हेल्पफुल है, जिससे ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। हमारा अगला क्वेश्चन है डी मॉर्गन थ्योरी क्या है या डी मॉर्गन प्रमेय क्या है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। डी मॉर्गन थ्योरी क्या है? डी मॉर्गन थ्योरी के अनुसार, डी मॉर्गन प्रमेय या डी मॉर्गन थ्योरी के अनुसार क्या है, a प्लस बी का इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। एक और आता है इसी का एक्सप्रेशन, a इंटू बी का इनवर्स इक्वल ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। हम इस तरीके से ये डी मॉर्गन की जो थ्योरी है इसके एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब इसको याद रखने का क्या तरीका होता है, दो वेरिएबल हमने लिए हैं और उन दोनों को हमने ऐड किया है, उसका जो ये इन्वर्स है उसका इन्वर्स हमने कर दिया है। अब इसका रिजल्ट हम कैसे याद रख सकते हैं, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। यहाँ पर जो लाइन है इसको हम ब्रेक कर दें, तो यहाँ पर हमने लाइन को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर जो साइन है उसको हम चेंज कर दें, तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो इस तरीके से डी मॉर्गन का जो रूल है, जो प्रमेय है, वो निकल आती है। ऐसे ही यहाँ पर किया हुआ है हमने, ए डॉट बी का इन्वर्स था तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, तो हमने लाइन ब्रेक कर दी तो लाइन हो गई ब्रेक, आधी लाइन यहाँ है आधी यहाँ है, और चेंज द साइन यानी साइन को चेंज कर दें तो यहाँ पर डॉट लगा हुआ था यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। तो ये इसके एक्सप्रेशंस हैं, ये तो हम लिख देंगे। डी मॉर्गन के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो थ्योरी है, वो तो हम लिख देंगे। अब इसके बारे में कैसे लिखें, इसके बारे में ऐसे लिखना है, कोई दो बूलियन वेरिएबल a प्लस बी का इन्वर्स उन दोनों बूलियन वेरिएबलों के अलग अलग इन्वर्स के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दो बूलियन वेरिएबल a और b के योग का इन्वर्स उन दोनों वेरिएबलों के अलग अलग इन्वर्स के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कह सकते हैं कि कोई दो बूलियन वेरिएबल के गुणन का इन्वर्स उन दोनों वेरिएबलों के अलग अलग इन्वर्स के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम डी मॉर्गन की थ्योरी को लिख सकते हैं और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हम लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण का लॉजिक चित्र बनाइए तथा सत्यता सारणी बनाइए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको बताया जा रहा है, जो समीकरण बताया जा रहा है, वही एग्जाम में एग्जैक्टली पूछ लिया जाए, लेकिन इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया है तो इसी तरीके से आप बाकी एक्सप्रेशन का भी लॉजिक चित्र और सत्यता सारणी बना पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, हमें एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल ए इनवर्स इंटू बी प्लस ए इंटू बी इनवर्स। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका हमें बनाना है लॉजिक चित्र। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर केवल दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ए और बी। ए बी यहाँ पर है, इसका मतलब केवल दो वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे दो वेरिएबल दर्शा देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब अगर हम इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें तो हमें समझ में आ रहा है कि ए का हमें इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स कौन सा गेट देता है हमें पता होना चाहिए। कोई भी दिए गए बूलियन वेरिएबल का इन्वर्स हमें नॉट गेट देता है, तो यहाँ पर हम नॉट गेट बना देते हैं। ये बन गया नॉट गेट। अब ये नॉट गेट हमने बना दिया और इसको हम ए इनपुट दे रहे हैं, तो ये हमें आउटपुट देगा ए इन्वर्स। इसके बाद यहाँ पर बी है, तो बी को भी हम आगे ले जाते हैं। इस ए इनवर्स और इस बी के बीच में कौन सी क्रिया हो रही, इन दोनों के बीच में हो रही है एंड ऑपरेशन हो रहा है। इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो एंड ऑपरेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर एंड गेट बना देते हैं और इसका भी हम आउटपुट दिखा देते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो इतना पार्ट हमने अभी तक सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद इस पार्ट को देखते हैं। थोड़ी देर के लिए ये जो प्लस का साइन है इसको हम भूल जाते हैं। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो इस वाले पार्ट में ए है, तो ए को हम यहीं से लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हमने ए ले लिया। इसके बाद यहाँ पर बी का इन्वर्स है। अब हमें बी का इन्वर्स निकालना है, तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमें नॉट गेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नॉट गेट बना देते हैं। तो ये जो नॉट गेट है ये हमें बी इन्वर्स दे देगा। यहाँ से हमने बी लिया
और ये b का इन्वर्स यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ से हमारे पास a आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में फिर हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर हम एक एंड गेट बना देते हैं। तो ये बन गया एंड गेट, और ये एंड गेट हमें आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा हमें a इंटू बी इनवर्स, ये हमें आउटपुट देगा। अब हमने ये दोनों इतना पार्ट और इतना पार्ट तो हमने निकाल लिया है, ये निकल गए हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में हो रहा है और ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो हम और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक और गेट बना देंगे। एक हमने और गेट बना दिया, इनमें इनपुट क्या जा रहा है, ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ से इनपुट जा रहा है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये दोनों इनपुट गए और यहाँ पर हमें y आउटपुट के रूप में मिल गया। तो यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसका हमने एक डायग्राम बना लिया है, एक लॉजिक चित्र बना लिया है। अब इसी क्वेश्चन में इसकी सत्यता सारणी भी बनानी है, तो पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर सत्यता सारणी बनाते हैं। अब इसकी जो सत्यता सारणी बनानी है उसमें हमें फिर वही चीज़ ध्यान देनी है कि इनपुट कितने हैं। यहाँ पर इनपुट हैं 2, ए और बी, 2 इनपुट हैं, तो इसका मतलब है कि हमें रो कितनी बनानी पड़ेंगी, 4 रो बनानी पड़ेंगी हमें। तो हम 4 रो वाली एक सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 रो वाली एक सारणी बना ली है। अब हमें इसमें कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम कितने बनाएंगे, सबसे पहले तो हम इनपुट के लिए कॉलम बना लेते हैं। 2 इनपुट हैं ए और बी, तो इनके लिए हम कॉलम बना लेते हैं। तो ए और बी के लिए हमने कॉलम बना लिया। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो ए का इन्वर्स निकालना है और यहाँ पर बी का इन्वर्स भी निकालना है। तो एक कॉलम और बनाते हैं ए का इन्वर्स निकालने के लिए और एक कॉलम बनाते हैं बी का इन्वर्स निकालने के लिए। अब क्या करना है, ए इन्वर्स और बी के बीच में हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं और यहाँ ए इंटू बी इन्वर्स के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं और ये लास्ट वाला कॉलम इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें रो और कॉलम बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं, 2 इनपुट हो गए, और यहाँ पर ए इन्वर्स लिख देते हैं, यहाँ पर बी इन्वर्स लिख देते हैं क्योंकि ये निकालने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर लिख देते हैं ए इन्वर्स इंटू बी और यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटू बी इन्वर्स, और यहाँ पर जो ये पूरा फाइनल आउटपुट है ये लिख देते हैं। ये क्या है, ए इन्वर्स इंटू बी प्लस ए इंटू बी इन्वर्स। तो हमें लास्ट में क्या परिणाम निकालना है, ये वाला हमें आउटपुट यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर ए और बी हैं, तो इनके जो संभावित मान हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों बूलियन वेरिएबल हैं और एक बूलियन वेरिएबल के केवल 2 ही संभावित मान हो सकते हैं, 0 या फिर 1। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, हो सकता है कि ए 0 हो, बी भी 0 हो, या ये हो सकता है कि ए तो 0 हो लेकिन बी 1 हो, या फिर ये हो सकता है कि ए 1 हो और बी 0 हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों 1 हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनके संभावित मान लिख लिए। अब यहाँ ए इन्वर्स निकालते हैं, ए 0 है तो ए इन्वर्स ए का जस्ट अपोजिट आएगा यानी 1 आ जाएगा। यहाँ भी 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बी 0 है, यहाँ पर बी इन्वर्स 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी 1 है तो बी इन्वर्स 0 हो जाएगा, यहाँ पर बी 0 है तो बी इन्वर्स 1 और यहाँ पर बी 1 है तो यहाँ पर बी इन्वर्स 0। तो इस तरीके से हमने ए और बी के इन्वर्स निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें ए इन्वर्स इंटू बी करना है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स और बी का। तो ए इन्वर्स और बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पर a इंटू बी इन्वर्स करना है, तो a इंटू बी इन्वर्स का मतलब क्या है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। तो यहाँ पर 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है और 0 और 0 को ऐड करते हैं तो 0 आता है।
तो इस तरीके से जो ये एक्सप्रेशन था इसके लिए हमने सत्यता सारणी बना ली। तो इसी के साथ हमारे आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।